So hello students, I welcome all of you back on my channel which is EduInfly. My name is Rahul Agarwal and I am making videos for different NISM modules, Investment Advisor Level 1, Level 2, Mutual Fund Distribution, Equity Research, Equity Derivatives and for CFP exams too. We are an authorized education provider of CFP education in India. और ऑब्जेक्टिव मेरे चैनल का ये है कि मैं सिर्फ आपको एग्जाम पास करने में मदद ना करूं बल्कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी दूं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होने के बाद फ्रेमिंग क्वेश्चंस की कैसी भी हो आप यकीन मानिए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को आज इसलिए चुना है क्योंकि मैंने देखा है कि चाहे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम हो, चाहे इक्विटी रिसर्च हो, चाहे 10A10B हो, चाहे और कुछ इंपॉर्टेंट CFP एग्जाम्स हो, इस पर्टिकुलर असेट एलोकेशन वाले टॉपिक पे मैंने क्वेश्चंस जरूर देखे हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं असेट एलोकेशन की, उसमें मैं बात करूंगा स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल असेट एलोकेशन की और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने लेने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आगे चलते। तो स्टूडेंट, इससे पहले कि हम ये समझे कि स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल असेट एलोकेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम एसेट एलोकेशन एज ए टर्मिनोलॉजी समझे कि ये होती क्या है। देखिए, असेट एलोकेशन सिंपली मींस बेसिकली डिवाइडिंग योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अमंग द डिफरेंट एसेट क्लासेस। वो एसेट क्लासेस क्या हो सकती हैं? वो इक्विटी हो सकती है, वो डेट हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, वो रियल एस्टेट हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है और वो कोई भी ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास हो सकती है। यानी अपने ही पैसे को एक जगह इन्वेस्ट ना करके अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अलग अलग रेशियो में बांट के इन्वेस्ट करना ही असेट एलोकेशन कहलाता है। अब सवाल ये आता है कि इन्वेस्टर ऐसा करेगा क्यों? इन्वेस्टर अपने असेट को ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में बांटेगा क्यों? और उसका सबसे बड़ा रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। यानी इन्वेस्टर हमेशा ये चाहेगा कि उसका पैसा एक जगह इन्वेस्ट ना रह के डाइवर्सिफाइड रहे ताकि उसके इन्वेस्टमेंट पे रिस्क भी कम हो। राइट, वॉरेन बफे ने भी कहा है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसीलिए असेट एलोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल अचीव करना चाहते हैं तो। अब देखिए, क्या असेट एलोकेशन विल बी सेम फॉर एवरीवन? आंसर इज नो। असेट एलोकेशन स्टूडेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स एंड लाइक एज यू ग्रो ओल्डर योर रिस्क एपेटाइट गोज डाउन। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपके रिस्क लेने की इन्वेस्टमेंट में क्षमता कम होती चली जाएगी और आप इक्विटी की तरफ कम इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप कुछ फिक्स इनकम प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन डेट में जाएंगे, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे। दूसरा है आपका इनकम, जिसकी इनकम ज्यादा है और रेगुलर है उसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होगा, तो हो सकता है कि उसका असेट एलोकेशन चेंज हो जाए। तीसरा है टाइम, आपके पास पैसा बचाने के लिए टाइम कितना है। द लॉन्गर द टाइम यू हैव मोर द रिस्क यू कैन टेक। जितना ज्यादा आपके पास समय होगा उतना ही ज्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, यानी उतना ही ज्यादा पैसा आप इक्विटी में डाल सकते हैं। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि कुछ लोगों का मैंने इनहेरेंटली रिस्क एपेटाइट कम देखा है, किसी का ज्यादा देखा है। कुछ यंग लोग भी रिस्क कम लेना चाहते हैं, कुछ ओल्ड एज के लोग भी रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं। तो रिस्क एपेटाइट पे भी बहुत डिपेंड करेगा कि उस व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट का असेट एलोकेशन क्या होगा। और लाइबिलिटीज, राइट, इफ समवन इज ऑलरेडी फुल विद लाइबिलिटीज, खूब सारी लाइबिलिटीज हैं, तो डेफिनेटली उसका भी रिस्क एपेटाइट कम होगा और वो आदमी पक्का डेट या कैश में ही अपने आप को थोड़ा सा सेफ महसूस करेगा। सो माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज दिस, दैट असेट एलोकेशन कैन नेवर बी सेम। इट बेसिकली डिफर पर्सन टू पर्सन on several factors like age, income, time, risk appetite and liabilities. So this is basically asset allocation. Now we are moving towards strategical and tactical asset allocation. अब बात करते हैं हम strategic asset allocation की। देखिए, मान लीजिए मैंने अपने पैसे को 3 रेशियो में बांटा, इक्विटी 40%, डेट 40%, कैश 20%। कैश का मतलब होता है लिक्विड, यानी वो एसेट जो कभी भी कन्वर्ट की जा सकती है कैश में एज सुन एज पॉसिबल। तो मैंने 5 लाख रुपए लगाए and I divided my 5 lakh rupees between 3 assets in the ratio of 40, 40 and 20. Equity 40, debt 40 and cash 20. अब देखिए, यानी उसके हिसाब से मैंने 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपया 5 लाख को बांट के इक्विटी और डेट कैश में डाल दिया। अब अलग अलग इन्वेस्टमेंट का अलग अलग रेट है। इक्विटी का 12% है, डेट का 8% है और कैश का 6% है। अब आप ये देखेंगे कि एक साल बाद अलग अलग रिटर्न के हिसाब से एक साल बाद इन 3 डिफरेंट पैसे की वैल्यू ये हो जाएगी। इक्विटी में हो जाएंगे 2,24,000 रुपीज, क्योंकि यहाँ 12% रिटर्न आया, यहाँ पे 8% रिटर्न आया तो यहाँ 2,16,000 हो गए और 1 लाख की वैल्यू हो गई 1,06,000 रुपीज।
टोटल आप करेंगे तो ये बन जाएंगे 5,46,000 रुपीज आफ्टर 1 ईयर कंबाइनिंग ऑल दीज 3 एसेट क्लासेस। लेकिन आप ये पाएंगे कि जो 5,46,000 रुपए टोटल है, इसमें 224 इक्विटी है, यानी एक साल बाद इक्विटी जो 40% थी उसका रेशियो अब नए वाले एक साल वाले जो कंबाइंड पोर्टफोलियो उसमें 41% हो गया और बाकी दो चीजों में घट गया। डेफिनेटली अगर उसका 1% बढ़ा है तो कहीं ना कहीं 1% की गिरावट आई होगी। तो डेट और कैश घट गए और इक्विटी बढ़ गया, और इसलिए हुआ क्योंकि इक्विटी के रिटर्न सबसे ज्यादा थे। अब आपको अटेंशन देने की जरूरत है कि एक्चुअली स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन करता क्या है। स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन क्या करता है कि एक टाइम के बाद, वो टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं, हो सकता है साल भर हो, 2 साल भर हो, 2 साल हो, एक टाइम के बाद आप अपना जो एसेट एलोकेशन है, जो ओरिजिनल एसेट एलोकेशन परसेंटेज आपने डिसाइड किए थे, उससे अगर आपका परसेंटेज डेविएट हो जाए तो आप दोबारा अपना ओरिजिनल परसेंटेज पे चले जाते हैं। यानी 41% इक्विटी में हो गया, आप 1% यहां से निकाल लेंगे और यहाँ पे जो घट गया है यहाँ पे 0.4% आपको डालना है और यहाँ पे 0.6% आपको डालना है। यानी आपका जो भी डेविएशन हो गया है ओरिजिनल, एंड दिस वाज द ओरिजिनल, जहां से आपका डेविएशन हो गया उसको आप विल बी बैक टू द नॉर्मल ओरिजिनल अलोकेशंस। तो देखिए हमने क्या किया, 5,46,000 का 40% निकालेंगे तो 2,18,400 बनता है, जबकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 224,000 है, 2,24,000 रुपए। तो 5,600 रुपीज में यहाँ से निकालूंगा और जो बाकी जगह मेरे को कम पड़ रहा है ओरिजिनल एलोकेशन पे आने के लिए वो इसमें मैं डाल दूंगा। तो स्टूडेंट, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे आप सिंपली ये करते हैं कि पहले एसेट्स को बांट देते हैं एक रेशियो में, उसके बाद आप एक टाइम के बाद ये देखते हैं कि क्या मेरा नया जो रेशियो है डेविएट तो नहीं हो गया है ओरिजिनल से, और अगर वो डेविएट हो जाता है तो आप दोबारा उसे ओरिजिनल पे ले आते हैं, जहां ज्यादा होता है वहां से निकाल लेते हैं और जहां कम होता है उसमें डाल देते हैं। और ये टाइम कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टर ओनली कि मुझे साल भर बाद ये काम करना है या 2 साल बाद काम करना है, राइट। तो दिस इज बेसिकली स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। अब इसमें मैं किसी मार्केट को टाइमिंग नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अपॉर्चुनिटीज को एनकैश नहीं कर रहा हूं मार्केट की, मैं सिंपली जहां कम हो रहा है वहां डाल रहा हूं, जो जहां से ज्यादा हो रहा है वहां से निकाल रहा हूं। देखिए, तो द पोर्टफोलियो इज रीबैलेंस्ड व्हेन द ओरिजिनल एलोकेशन डेविएट्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इनिशियल सेटिंग्स। यानी जो आपने इनिशियल एलोकेशन और परसेंटेज डिसाइड किए थे वहां से अगर डेविएट हो जाए तो आप रीबैलेंसिंग कर लीजिए। और ये इसलिए होता है क्योंकि रिटर्न्स डिफरेंट हैं। जैसे हमने देखा था कि इक्विटी में 12% रिटर्न थे, इसलिए वो 41% हो गया था, बढ़ गया था। दिस इज बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस एसेट एलोकेशन में आप बार बार चीजों को बदलते नहीं हैं, यानी आप एक बार कोई स्टॉक खरीदेंगे और उसे होल्ड करेंगे, यानी आप अपनी इक्विटी के जो पोर्टफोलियो उसमें बदलाव नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उसके रेशियो में बदलाव कर रहे हैं। यानी उसके अंदर जो आपने स्टॉक्स ले रखे हैं उसमें आप बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी अपनाते हो, इसीलिए हम इसे कहते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। स्टूडेंट, पैसिव का मतलब होता है जहां आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो, आप बहुत ज्यादा चर्न नहीं कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो को, बार बार नई सिक्योरिटीज ऐड नहीं कर रहे हो, पुराने को निकाल नहीं रहे हो, तो ये कहलाता है पैसिव फंड मैनेजमेंट, राइट। देखिए, इट इज ए पैसिव एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी, राइट। तो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, विच इज ए पैसिव एसेट एलोकेशन, तो आंसर विल बी स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, जहां पे आप अपने पोर्टफोलियो को चर्न नहीं करते हो। आपकी स्ट्रेटेजी है कि खरीदो और काफी लंबे समय तक अपनी सिक्योरिटीज को होल्ड करो। लेकिन अगर मेरे एसेट एलोकेशन डेविएट हो गए सिग्निफिकेंटली तो मैं वापस अपने ओरिजिनल पोर्टफोलियो मिक्स पर आ जाऊंगा। आगे चलते हैं कि क्या ये एसेट एलोकेशन अच्छा है, राइट। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट। स्टूडेंट, अगर मैं सिर्फ बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी रखूंगा, यानी मैंने कोई स्टॉक लिया और उसे लंबे समय तक होल्ड किया, सिर्फ बाय और होल्ड कर रहा हूं, तो इसका मतलब देयर आर लॉट ऑफ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट, उस पर मैं कोई एनकैश नहीं करता हूं, उसके लिए मैं कोई काम नहीं करता हूं। और वो अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं? कभी कोई आईपीओ आ सकता है बड़ा, हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बाजार में कट हो, एक्सपेक्टेड हो, जिससे आपके बॉन्ड पोर्टफोलियो पे आप ज्यादा रिटर्न कमा सकें। कभी कभी एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इक्विटी मार्केट का बहुत बढ़िया लगता है, राइट। आपको लगता है कि अगर उसमें इन्वेस्ट किया जाए तो आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है,
जैसे अभी बात करूं कोरोना के टाइम पे फार्मा हैज ग्रोन लाइक एनीथिंग, राइट? व्हेन ए पर्टिकुलर एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट, यानी कभी कभी इक्विटी अच्छी लगती है, कभी गोल्ड अच्छा लगता है, कभी बॉन्ड अच्छा लगता है। तो कहने का क्या मतलब है कि आप इन सारी चीजों का फायदा स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन में नहीं उठा सकते, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी तो सिर्फ ये है कि खरीदो और उसे लंबे समय तक रखो। लेकिन स्टूडेंट, ये सब शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आती रहती हैं। अगर आप इन पे एनकैशमेंट नहीं करते हो तो आप अच्छे रिटर्न नहीं बना सकते। तो इसका जवाब है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। वो क्या करता है, वो बाजार में जो भी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी, अब मार्केट इक्विटी भी हो सकता है, मार्केट डेट भी हो सकता है, उसकी तलाश में रहता है और बेटर रिटर्न्स बनाने के लिए उन शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज पे काम भी करता है, जबकि स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन में ये सब कुछ आपको नहीं मिल रहा था। स्टूडेंट, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन क्या है? इट इज मॉडरेटली एक्टिव स्ट्रेटेजी। तो भाई एक्टिव तो डेफिनेटली होगी जब आपको ये पता है कि शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट कट आ रहा है तो मैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड में चला जाता हूं, मेरे रिटर्न बढ़ जाएंगे। मुझे ये पर्टिकुलर सेक्टर कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपना पैसा इस सेक्टर से निकाल के इस सेक्टर में डाल देता हूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे फंड मैनेजमेंट एक्टिव है, जहां पे आप अपनी दूरदर्शिता के हिसाब से कुछ डिसीजन ले रहे हैं टू मेक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेटर, यानी आप ज्यादा अच्छे रिटर्न बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो यू वांट टू टेक बेनिफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म मार्केट एंड इकोनॉमिक इवेंट्स इन टैक्टिकल एसेट allocation. So as I told you, you want to generate superior risk adjusted returns, right? तो स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन आए कि पैसिव स्ट्रेटेजी क्या है तो आंसर होगा स्ट्रेटेजिक, और अगर आए एक्टिव एसेट एलोकेशन क्या है तो आंसर होना चाहिए टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। सो प्लीज नोट दैट दिस इज ए शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी। देखिए, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है, यानी आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसको एनकैश किया जाए, लेकिन लेटर ऑन आप अपने जो एसेट मिक्स आपने डिसाइड किया है अलग अलग एसेट क्लासेस का, जैसे हमने 40-40-20 देखा था, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करने के बाद आप वापस उसी एसेट एलोकेशन पर आ जाएंगे। यानी ऐसा नहीं कि आप वहां भी सिग्निफिकेंटली डेविएट कर जाएंगे लंबे टाइम में। आपका उद्देश्य ये था कि शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी जो बाजार में अवेलेबल है उस पर काम किया जाए, प्रॉफिट को बुक किया जाए और वापस हम अपनी जगह पर आ जाए। लेकिन ये एनकैशमेंट की अपॉर्चुनिटी आपके पास स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन में नहीं थी। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस स्टूडेंट बिटवीन स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हिच एसेट एलोकेशन इज डन बाय सीजन्ड इन्वेस्टर? तो सीजन्ड इन्वेस्टर का मतलब होता है कि वो इन्वेस्टर जो क्वालिफाइड है, जिसके पास एक्सपीरियंस है मार्केट का। तो ऐसा एसेट एलोकेशन कौन से सीजन्ड इन्वेस्टर कौन सा एसेट एलोकेशन करेगा? तो डेफिनेटली वो जाएगा टैक्टिकल एसेट एलोकेशन पे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन तो बेसिकली कोई आपके पास कोई आपको एक्सीलेंस मांगता ही नहीं है, बिकॉज इट इज अ पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, और बाय एंड होल्ड इज अगेन अ स्ट्रेटेजी लाइक स्ट्रेटेजिकल ओनली। सो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन के लिए एक क्वालिफाइड और एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होना जरूरी है। सो स्टूडेंट, अब मुझे लगता है कि आपके दिमाग में ये चीज आई होगी कि टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन में बेसिक और मेजर डिफरेंस क्या है।